हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स यूनिट नंबर 1 बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिस सेशन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एचटेट पीजीटी कॉमर्स, ठीक, क्योंकि एचटेट पीजीटी कॉमर्स का भी सिलेबस लगभग सेम है। इतना डिफरेंस है कि नेट में थोड़ा सा डीपली कंसेप्ट थोड़ा सा वाइड हो जाते हैं, अदरवाइज पीजीटी कॉमर्स में भी सिलेबस इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट का लगभग सेम है। बेसिक इसमें भी पूछे जाते हैं। तो ये सेशन यूजीसी नेट कॉमर्स, सेट एंड पीजीटी कॉमर्स सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। इससे पहले मैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पहले सेशन में करवा चुका हूँ। अगेन 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैं इस सेशन में आपके लिए लेके आया हूँ। ये इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। प्रीवियस सेशन में मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाए, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग द टाइम टू द पॉइंट बात करेंगे, सीधा आंसर की, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे देखना, क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग इंपोर्टेड इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बर्गो बोलते हैं, कोटा बोलते हैं, ट्रेड रिस्ट्रेंट बोलते हैं, या इंपोर्ट टैरिफ बोलते हैं। देखो, इंपोर्ट टैरिफ, टैरिफ मीन्स क्या होता है? टैरिफ मीन्स क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव है। ये टैरिफ और नॉन टैरिफ दो टाइप के हमारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो इसमें बात किसकी की गई है? क्वांटिटेटिव, जिसके अंदर लिमिट रिस्ट्रिक्शन जो लगा दी जाए, वो किसके अंदर आता है? वो आता है नॉन टैरिफ के अंदर, ठीक है। और इसमें से नॉन टैरिफ कौन सा है? और जो रिलेटिव क्वांटिटी वो है कोटा। कोटा के अंदर क्या होता है? आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो डिसाइड कर दी जाती है कि इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये इंपोर्ट के ऊपर लगता है। तो दिस इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट 22, विच इज द मोस्ट appropriate mode of entry in international business to an enterprise with little, यहाँ पे देखो की पॉइंट क्या, with little experience of international business। यदि किसी एक्सपोर्टर के पास जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो एक्सपीरियंस है, स्पेशली इन द इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल बिजनेस, तो वो कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करेगा? एक्विजिशन करेगा, स्ट्रेटजिक अलायंस करेगा, ज्वाइंट वेंचर करेगा, या एक्सपोर्टिंग करेगा? तो राइट आंसर इज एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग में ज़्यादा आपको उसकी मेन डीपली नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हु हैज़ गिवन एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले सभी के सभी। इनके आपको कौन सी थ्योरी किस ने दी वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा यदि आप याद करेंगे तो। इनमें से डेफिनेटली एक थ्योरी आपके एग्जाम में डेफिनेटली 110% पूछी जाती है। 100 + 10, 110% आपसे पूछी ही जाती है। तो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दी थी? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, हेक्टर ओलिन, या विलियम पैटी ने दी थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। डेविड रिकार्डो ने कौन सी थ्योरी दी थी? कंपैरेटिव एडवांटेज। हेक्टर ओलिन ने कौन सी दी थी? और विलियम पैटी ने कौन सी दी थी? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है? आईएमएफ। आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, then International Monetary Fund, then IBRD, International Bank for Reconstruction and Development,
एडीबी और IFRS, इनमें से बताएं कौन सा राइट आंसर है। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनकी सभी की आपको क्या करनी है, फुल फॉर्म भी याद करना है, ये मैचिंग में आपसे पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इनमें से वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आता है और कौन सा नहीं आता। देखो IMF बताएं, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड मीगा मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, IMF। IMF क्या है, एक सेपरेट बॉडी है, सेपरेट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेपरेट इंस्टीट्यूशन है। बट ये तीनों के तीनों किसके अंदर आते हैं, वर्ल्ड बैंक में आते हैं। वर्ल्ड बैंक जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसके अंदर और इनके अलावा कौन से आता है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक, और इस वर्ल्ड बैंक में जो आते हैं इनके ये कितने मेंबर कंट्री हैं, IDA के कितने हैं, IFC के कितने हैं, मीगा के कितने हैं। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट, मर्जर ऑफ टू कंपनीज अंडर द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन सुपरविजन इज नोन एज। जो दो कंपनियों का मर्जर हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल। वो किसके लिए मर्जर, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। इसमें की पॉइंट क्या है, मर्जर किसके लिए, मर्जर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। किसके लिए है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो मर्जर हुआ उसको कौन सा मर्जर बोलेंगे। देखो रिवर्स मर्जर, रिवर्स मर्जर किसके लिए होता है, जो कंपनी अपने से लॉस मेकिंग में जाती है। मतलब यदि रिवर्स मीन्स पीछे हटना, यदि कोई कंपनी ग्रोथ है और वो रिलेटेड टू लॉस मेकिंग कंपनी के साथ मर्जर करती है उसको बोलते हैं रिवर्स मर्जर। एंड नेगोशिएटेड मर्जर, आपस में बातचीत, ऑफर फॉर सेल एंड अरेंज मर्जर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरेंज्ड मर्जर। अरेंज मर्जर आप इसको की पॉइंट रिकंस्ट्रक्शन के साथ ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ सार्क। ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम्स, सो मेनी टाइम्स रिपीटेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन आपके नेट एग्जाम में, आपके सेट एग्जाम में, आपके HTET और UPTET इन सभी में आपको देखने को मिलता है। बार बार इसको क्या किया गया, रिपीट किया गया। तो कौन सा कंट्री इसका ऑब्जर्वर कंट्री नहीं है, किसका, सार्क का, बताएं। ईरान, चाइना, US एंड कनाडा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कनाडा इज नॉट अ ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ सार्क। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो किस रूट के थ्रू क्या नहीं होता, इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते हैं। देखो FDI डेफिनेटली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इससे आप क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो, इसके ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, और लास्ट है फॉरेन वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है, जो किसी नई कंपनी का, जो न्यू कंपनी को फॉर्म होती है उसमें यदि कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल, और ये प्राइवेट इक्विटी। सो विच वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर कम्स अंडर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इनमें से कौन सा इंटरनेशनल लिक्विडिटी में इंक्लूड है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, नेक्स्ट बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस कंट्रीज एंड गोल्ड रिजर्व्स। तो विच वन इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अगेन, ऑल थ्री 1, 2 and 3 comes under international liquidity. Next, SDRs are popularly known as, SDR को हम क्या बोलते हैं, और आपको SDR की फुल फॉर्म भी याद करना है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक, तो विच वन इज द राइट आंसर फॉर दिस, पेपर गोल्ड बोलते हैं इसको, करेंसी नोट्स बोलते हैं, सिल्वर कॉइन बोलते हैं या गोल्ड कॉइन बोलते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, पेपर गोल्ड हम SDR को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट वन इज
फ्लो ऑफ फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट अफेक्ट, फ्लो ऑफ फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट अफेक्ट, जो फॉरेन लोन है वो इनमें से किसको अफेक्ट करता है? ट्रेड बैलेंस को करता है, करंट अकाउंट बैलेंस को करता है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस को करता है, या ऑल ऑफ द अबव? यहाँ पे आपको की पॉइंट क्या रखना है? लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, फॉरेन फ्लो, फ्लो ऑफ फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, लोन एंड इन्वेस्टमेंट, ये किसको करता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड होता है? कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन, यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट टर्म का जिक्र नहीं किया, सो यू शुड एज्यूम लॉन्ग टर्म। एंड विच वन इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिटी, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट अ कमर्शियल काउंटर ट्रेड, इनमें से कौन सा कमर्शियल काउंटर ट्रेड नहीं है? आपको यहाँ पे की पॉइंट क्या देखना है? नोट। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो डायरेक्टली ये पढ़ते हैं कि कौन सा कमर्शियल काउंटर ट्रेड है, इस नोट को क्या है जल्दबाजी में वो छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और यहीं से बच्चा क्या कर देता है? रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक, तो विच वन इज द राइट आंसर? क्लासिकल बार्टर है, काउंटर परचेज है, प्री कंपनसेशन है, या बाई बैक एग्रीमेंट है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बाई बैक एग्रीमेंट। बाई बैक एग्रीमेंट, यहाँ से आपको की पॉइंट देखना है। ठीक, बाई बैक परचेज होता दैट इज ओके, बट बाई बैक एग्रीमेंट, इसी से आपको आंसर को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट इंक्लूड अंडर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, इनमें से कौन सा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में इंक्लूड नहीं है? अगेन नोट। सर्विसेज, नॉन मॉनेटरी मूवमेंट ऑफ गोल्ड, यूनिलेटरल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनकम। देखो सर्विसेज डेफिनेटली आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर अगेन आता है, इन्वेस्टमेंट इनकम भी इंक्लूड होता है, बट इसमें की पॉइंट क्या है? नॉन मॉनेटरी। कौन सा है? नॉन मॉनेटरी मूवमेंट ऑफ गोल्ड, ओनली मूवमेंट ऑफ गोल्ड होता डेफिनेटली आता, बट नॉन मॉनेटरी जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, सो दिस इज द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बैलेंस पेमेंट्स कैन बी मेड फेवरेबल इफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को हम कैसे फेवरेबल बना सकते हैं? देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट यदि हमारा इंपोर्ट एक्सेस हो गया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगी? वो हमारी नेगेटिव हो जाएगी। यदि एक्सपोर्ट एक्सेस है मीन्स वो फेवरेबल है, वो हमारी पॉजिटिव में है। सो विच वन इज द राइट आंसर? एक्सपोर्ट आर इंक्रीज, जैसे मैंने बताया इंपोर्ट यदि इंक्रीज है तो वो एडवर्स चली जाएगी, लेकिन एक्सपोर्ट आर इंक्रीज डेफिनेटली इट कम्स अंडर फेवरेबल, इंपोर्ट्स आर इंक्रीज नोट, दिस इज अनफेवरेबल, एंड devaluation of money definitely it is favorable, so right answer is option number D, A and C is the right answer. Next, which one is not objective of IMF, IMF का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? ये मल्टीपल टाइम ये पूछा गया है, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप इंपॉर्टेंट में टिक कर लें क्योंकि मल्टीपल टाइम्स बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। IMF का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? अगेन इसको आपको की पॉइंट को क्या रखना है? याद रखना, नोट। ठीक, टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन डेफिनेटली है ये IMF का प्रायोरिटी जो है पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव है। टू एंश्योर बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर objective of IMF. To finance productive efforts according to peace time requirement. Next, to ensure exchange rate stability definitely exchange rate की stability के लिए ये क्या करता है? अपने आप को अहम भूमिका निभाता IMF. This is also the objective of IMF, but option number C is not comes under the objective of IMF. आपको की पॉइंट को क्या यहाँ पे अंडरस्टैंड करना? पीस टाइम, ये किसी पर्टिकुलर पीस टाइम को ध्यान में नहीं रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। यदि आपको अच्छा लगा हो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 आप प्रीवियस ईयर से चेक कर सकते हैं, ये बार बार पूछे गए ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट, सेट एंड एस्टेट, यूपी टेट सभी में। सो आप और वन लाइनर क्वेश्चन है ये, इनके ऊपर ध्यान दें। तो इफ आपको लगा हो सेशन
आपके लिए फायदेमंद रहा, तो लाइक द सेशन, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।